नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को। हम देखेंगे जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आते हैं तो इंडिया का आर्किटेक्चर किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं आर्किटेक्चर में और कौन सा नया स्टाइल इंट्रोड्यूस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन आर्किटेक्चर विद द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। अंग्रेजों के आगमन के साथ भारतीय वास्तुकला पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत की स्वतंत्रता के बाद वास्तुकला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। हम बताएंगे कि ब्रिटिशर्स ने गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यानी गोथिक शैली की शुरुआत करी थी इंडिया में। और गोथिक स्टाइल जो था वो इंडिया में बाकी रीजनल स्टाइल्स हुआ करते थे उनके साथ मिक्स हो गया और एक हाइब्रिड स्टाइल बना जिसे कि इंडो गोथिक शैली के नाम से जाना गया। और इस इंडो गोथिक स्टाइल में हमें इस्लामिक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, मुगल स्टाइल भी देखने को मिलता है, पर्शियन का इन्फ्लुएंस भी मिलता है और इंडिया के जो इंडिजिनस स्टाइल थे वो भी सब मिक्स हो गए थे। तो इसे एक साथ इंडो गोथिक स्टाइल दिया गया, का नाम दिया गया। उसके बाद 1911 तक सारे स्ट्रक्चर्स जो बना करते थे वो इंडो गोथिक स्टाइल में बना करते थे, लेकिन 1911 के बाद इंडो गोथिक स्टाइल रिप्लेस हो गया और नियो रोमन स्टाइल आया। फिर उसके बाद के जो आर्किटेक्चर्स बने हैं वो नियो रोमन स्टाइल में बने हैं या नव रोमन शैली में बने हैं। हम इंडो गोथिक शैली और इसकी विशेषताएं देखेंगे। अब तो इंडो गोथिक शैली को विक्टोरियन शैली भी कहा जाता था और इस शैली में भारतीय फारसी गोथिक शैलियों का मिक्सचर था। तो इसमें इंडियन शैली हुआ करती थी, पर्शियन शैली हुआ करती थी और साथ ही साथ गोथिक शैली हुआ करती थी। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या थीं कि ब्रिटिशर्स उस टाइम पे काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए थे, रिवॉल्यूशन एक आ चुका था वहाँ पे। इसके साथ ही साथ इंजीनियरिंग में भी काफ़ी एडवांस हो चुके थे ये। तो इस शैली में इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग को लगाया और अपने जो मटेरियल्स हुआ करते थे स्टील, लोहा और कंक्रीट, इन सब का इस्तेमाल किया, इंजीनियरिंग का यूज़ किया और इन्होंने काफ़ी अच्छे आर्किटेक्चर्स प्रोड्यूस किए जो कि हमें काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं और इनके आर्किटेक्चर्स आज तक सर्वाइव कर रहे हैं। और इनकी इमारतों की खासियत थी कि ये बहुत बड़ी हुआ करती थी, लैबोरेटेड हुआ करती थी, कंजेस्टेड नहीं होती थी। काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलेंगी। उसके साथ इनकी दीवारें, जो मुगल आर्किटेक्चर्स था उनकी दीवारों की तुलना में काफ़ी पतली हुआ करती थी। मुगल आर्किटेक्चर में मोटी मोटी दीवारें होती हैं, दीवारों में आले होते हैं, इस तरीके से ये डिज़ाइंस होते हैं। तो ये सारे डिज़ाइंस ब्रिटिश में आपको देखने को नहीं मिलेगा इंडियन गोथिक स्टाइल में। इसमें आपको पतली दीवारें देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ बहुत स्पेशियस ये आर्किटेक्चर्स होते हैं। और उसमें फिर इनके मेहराब नुकीले होते हैं, यानी इनके जो आर्क्स हैं वो पॉइंटेड होते हैं, कर्वी नहीं होते हैं, यानी सुडौल नहीं होते हैं। जैसे कि हमें मुगल आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है कि इनके आर्क्स काफ़ी कर्वी होते हैं, तो ऐसा कर्वेचर हमें देखने को नहीं मिलता है। और इनमें बड़ी बड़ी खिड़कियां देखने को मिलती हैं, काफ़ी बड़ी खिड़कियां हुआ करती थी गोथिक स्टाइल में। और काफ़ी फेमस एग्जाम्पल्स हैं इंडो गोथिक स्टाइल के, कैलकाटा का विक्टोरिया मेमोरियल और गेटवे ऑफ इंडिया। फिर हम नियो रोमन स्टाइल पर आएंगे। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2022 के लिए। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी, सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और इन सारे वीडियोज़ की PDF भी आपको यहीं पर प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इसके बाद हम आएंगे नियो रोमन स्टाइल पे और ये शैली आती है 1911 के बाद। तो ये इसे नवशास्त्रीय शैली भी कहा जाता है, यानी नियो क्लासिक स्टाइल भी कहा जाता है। और 1911 के बाद जितने भी आर्किटेक्चर्स बनते हैं वो इसी शैली में बनते हैं। और नियो रोमन शैली की विशेषता हमें देखने को मिलती है कि काफ़ी सिंपल से स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, बहुत सिंपल से इनकी फिनिशिंग होती थी, सोबर से स्ट्रक्चर्स होते थे ये। और इनकी इमारतें ज़्यादातर गोलाकार होती थी। तो हमारा जो पार्लियामेंट है वो गोलाकार है और ये इसी शैली में बना हुआ है, नियो रोमन शैली में बना हुआ है।
और हम निर्माण को पश्चिमी रूप देने के लिए प्राच्य रूपांकनों का अत्यधिक यानी कि जो ओरिएंटल मोटिव्स होते हैं उनका ओवर यूज़ देखने को मिलता है हमें नियो रोमन शैली में। और इनका ओवर यूज़ ये दर्शाता है कि ये पूरे आर्किटेक्चर को एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, एक वेस्टर्न स्टाइल देना चाहते थे कि इनका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से वेस्टर्न लगे, तो इसलिए ये ओरिएंटल मोटिव्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया करते थे। उसके बाद जो अपटर्न डोम्स या उल्टे गुंबद ये देखने को मिलते हैं हमें नियो रोमन स्टाइल में। और नियो रोमन स्टाइल के काफ़ी फेमस एग्जांपल्स में से सबसे पहला है कि नई दिल्ली, जो पूरा नई दिल्ली बनाया गया है रायसीना हिल के पास, वो लुटियन और बेकर ने बनाया था। और ये पूरा का पूरा शहर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है नियो रोमन स्टाइल में, और इसे रोम ऑफ हिंदुस्तान भी कहा जाता है। और लुटियन और बेकर का पूरा नाम क्या था ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद राष्ट्रपति भवन और सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर उल्टा गुंबद बना है, अपटर्न डोम्स बने हुए हैं, ये भी नियो रोमन शैली का उदाहरण है। इसके बाद हमारी आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्किटेक्चर यानी स्वतंत्रता के बाद की वास्तुकला। तो आज़ादी के बाद इंडिया में दो तरीके के आर्किटेक्चर्स के स्कूल निकल करके आते हैं। एक होता है रिवाइवलिस्ट स्कूल, दूसरा होता है मॉडर्निस्ट स्कूल। लेकिन दोनों के दोनों स्कूल्स ही कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से प्रभावित थे और औपनिवेशिक प्रभाव था उन पर। और उदाहरण इसमें हमें देखने को मिलेगा चंडीगढ़ का शहर। चंडीगढ़ का शहर एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनाया है जिनका नाम था ली कोर्बूसियर। तो पंजाब की सरकार ने उन्हें अपॉइंट किया था पूरे शहर को डिज़ाइन करने के लिए। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है केरल की जो मास हाउसिंग की प्लानिंग थी, जो मास हाउसिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया था लॉरी बेकर ने, ये भी पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। और ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली था यानी पर्यावरण के अनुकूल था। इसमें फिलर स्लैब्स हुआ करती थी, इनमें थर्मल नियंत्रण की व्यवस्था थी, साथ ही साथ इनमें वेंटिलेशन की व्यवस्था हुआ करती थी। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग यूज़ करके ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया था। और उसके अलावा लॉरी बेकर को गरीबों का वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्चर ऑफ द पुअर भी कहा जाता था। इसी के साथ हमारा इंडियन आर्किटेक्चर का टॉपिक कंप्लीट होता है और साथ ही साथ हमारा आर्ट एंड कल्चर का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड के जो और बाकी के क्वेश्चंस जो कि आर्ट एंड कल्चर के अलावा हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।